हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने पिछली लेक्चर में बात की दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। ठीक है, लंबा वो लेक्चर बना होगा, लेकिन वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी जीडीपी से जो रिलेटेड है वो सब बातें हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो जो आज हम लोग बात करने वाले दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ लेबर मार्केट। लेबर मार्केट से क्या क्या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, गॉट इट। हाँ, तो आइए लेबर मार्केट देखिए। लेबर मार्केट से जो है ना कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, 3 टाइप के। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शो कर रहा होगा, जो हमारे पास है क्वेश्चन वही आपको आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बताइए अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, और बताइए क्लासिकल के केस हमें बताइए, क्लासिकल केस। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं और क्लासिकल केस बताइए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं ये बताइए। वी नो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू दैट इज़ व्हाट, टोटल लेबर फोर्स, पूरे लेबर फोर्स में कितना लोग अनएम्प्लॉयड है, इसे क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहेंगे। यानी प्रॉब्लम नहीं, इंडिया के अंदर अभी कितना है, दैट इज़ कितना 7% से 8% इंडिया के अंदर है। समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम कि दैट इज़ टोटल लेबर फोर्स बाय व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट, कितना अनएम्प्लॉयड लोग, ये चीज़। अब आ जाता है कि क्लासिकल के केस में कैसा हो, क्या होता है क्लासिकल के केस में हमारा। तो देखिए क्लासिकल के केस में क्या होता है कि क्लासिकल का क्या कहना था बताइए, दैट इज़ प्राइस एंड वेज आर फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल होने का मतलब क्या है कि ये चेंज होते रहेंगे, अपने आप वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थोड़ा सा कुछ प्राइस चेंज हो उस अकॉर्डिंग वेज चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वेज चेंज हो उस अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग डिमांड लेबर का चेंज हो जाएगा तड़क से, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा इसका इफेक्ट। समझ रहे हो ना, बिल्कुल इंस्टेंट वे में होगा। इसमें ये कहा गया क्लासिकल के केस में, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ अगर ये प्राइस दैट इज़ वेज और प्राइस के बीच का रिलेशन है, समझ रहे, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि प्राइस चेंज करता है या वेज चेंज करता है तो तुरंत इफेक्ट पहुँचता है। और क्लासिकल के केस में कैसा होगा, ये वर्टिकली होगा। समझ रहे हो कि ना, कैसा होगा, वर्टिकली होगा, यानी प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हो ना कि क्लासिकल के केस में क्या होता है, दैट इज सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर कैसा होगा, वर्टिकली होगा, ज़्यादा वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो इक्विलिब्रियम में खुद आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, कि जितना उन्हें चाहिए उतना ऑब्टेन करेंगे, वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। किनका कहना था, दैट इज़ व्हाट, हमारा किनका कहना था, क्लासिकल का कहना था। यानी प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं, तो ये कहना था। दैट इज़ हो सकता है यहाँ पर ये रिलेशन रहे वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का, समझ रहे, तो ये हो सकता है। अच्छा, तो टाइप नंबर 1 में ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और बताइए कि क्लासिकल के केस में कैसा होगा। तो वर्टिकली होगा। क्यों वर्टिकली होगा, क्योंकि प्राइस और वेज हमारा फ्लैक्सिबल है। फ्लैक्सिबल होने के कारण क्या है, प्राइस बिल्कुल ये क्या होता है, इनसेंसिटिव हो जाता है, यानी प्रॉब्लम नहीं। टाइप नंबर 2 में क्या, What are the reason for continue existence of unemployment? क्या रीजन है लगातार अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करने का, क्या रीजन है, बेरोजगारी लगातार है, क्यों कम नहीं होता। तो हम लोग लिखेंगे कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितना है, 130 करोड़ का, वो जो स्टोरी मैंने बताया था लेबर मार्केट में, और कितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं, 70 करोड़। और ये 70 करोड़ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा है 70 करोड़ लोग, तो सभी को जॉब देना मुश्किल चीज़ है। पहला बात तो ये कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस कारण इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पहला कारण ये। पहला कारण दैट इज़ पॉपुलेशन का लिखेंगे, दूसरा कारण क्या लिखेंगे, दैट इज़ एजुकेशन। हमारे 60% से ज़्यादा लोगों का जो है वो प्राइमरी एजुकेशन से ज़्यादा है ही नहीं,
सेकेंडरी एजुकेशन में आते ही नहीं है 60% से ज़्यादा लोग, समझ रहे हैं ना। इस कारण बेरोज़गारी ज़्यादा होता है। अगर समझ रहे हैं ना, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनका रोज़गार मिलने की संभावना कम। तीसरा, ज़्यादा स्किल नहीं है, ज़्यादा स्किल के ऊपर फोकस नहीं करते। अगर स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यस और नो? यस। ओके, उसके बाद हम लोग स्टोरी बताएंगे, समझ रहे हो। ये 2-3 पॉइंट लिखने के बाद हम लोग स्टोरी बताएंगे। क्या बताएंगे कि 1960s इंडिया जो है 1950 मतलब 1947 में आज़ाद होने के बाद ये अपना इकॉनमी इमर्जिंग इकॉनमी था, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट पे आया, समझ रहे ना, जितना भी कारोबार। तो इसके कारण उस टाइम तो बेरोज़गारी थी ही थी, समझ रहे ना, उस टाइम बेरोज़गारी थी ही थी। फिर जो ये 1960 से लेकर के जो 80 वाला फेज़ है, समझ रहे ना, जो 1960 से 80 वाला फेज़ है, इस टाइम ठीक थी। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हमारा कंट्री के अंदर नहीं था, थोड़ी थोड़ी थी। कभी अगर बीच में वार हो जाए तो हमारा बेरोज़गारी बढ़ रही थी, समझ रहे ना। तो ये चीज़ ये टाइम में बेरोज़गारी कम थी, ठीक ठाक थी। अब बात आता है कि 1990 में हमारा क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस आई हमारे कंट्री के अंदर। इकोनॉमिक क्राइसिस आई, हमारा फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिसके कारण क्या करना पड़ा, IMF के पास जाना पड़ा और उन्होंने बोला LPG रिफॉर्म करो। तो इंडिया LPG रिफॉर्म किया, हाँ या ना। LPG रिफॉर्म में क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और साथ ही कहा गया कि जो गवर्नमेंट ये फालतू के खर्चे कर रहे हैं ना, दैट इज सब्सिडी वगैरह सब दे रही है ना, सब्सिडी वगैरह, उसको कम करे, जो फालतू के खर्चे कर रही है। तो इस कारण जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर पे इकॉनमी कन्वर्ट हो रही थी, समझ रहे हो ना, और प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे, और सरकार पैसे भी खपत कम कर रही थी। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगा तो आउटपुट क्या होगा, कम होगा। अगर आउटपुट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। यस और नो? सॉरी, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। तो इस कारण 1990 से लेकर के 2000 तक हमारे देश में बेरोज़गारी क्या थी, ज़्यादा थी। यस और नो? यस। लेकिन 2001 के बाद 2001 से 2005 तक इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड, क्या है, गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया, समझ रहे ना। इस टाइम मतलब इंडिया ने अच्छा किया, तो इस कारण बेरोज़गारी इस टाइम कम थी, यानी प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनरेगा वगैरह सब जैसा स्कीम आया, इस कारण बेरोज़गारी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 2007 में क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसको पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया, जिसके कारण इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा इंक्रीज किया। तो इस तरीके से हम लोग पूरा ये इफेक्ट बताएंगे कि जैसे इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5%, 7%, 9%, 11%। ये अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, दैट इज़ 7% था 1950 के टाइम में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 60 के बाद थोड़ा ऐसे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। आफ्टर 1990 क्या हुआ, इंक्रीज़ होना ऐसा स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 90 उसके बाद क्या हुआ, 2001 के बाद थोड़ा सा कम, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से कर्व को एक्सप्लेन करेंगे, पूरा हमको 15 मार्क्स मिलेगा कि बताइए अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या कैसे किया, कब कब क्या क्या हुआ, यानी प्रॉब्लम नहीं। फिर हमारा आता है दैट इज लास्ट टाइप, दैट इज टाइप नंबर 3। तो हमारा टाइप 3 क्या है, देखिए बहुत बार शॉर्ट रन के अंदर ये पूछा गया है। जो टाइप नंबर 3 है ना, ये शॉर्ट रन के अंदर बहुत बार पूछा गया। दैट इज सबसे पहला है, दैट इज बताइए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, फ्रिक्शन का मतलब ब्रेक लगना, ठीक है। अपोजिट फ्रिक्शन का मतलब ब्रेक लगना, हम जिस मोशन में जा रहे हैं उसमें ब्रेक लग जाए। इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इस जॉब से अच्छा मेरे को जॉब मिल सकता है, समझ रहे हो, इस जॉब से मेरे को अच्छा जॉब मिल सकता है, तो वो लोग क्या करेंगे, जॉब को अपना छोड़ देंगे। तो कुछ टाइम के लिए कि वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। और वैसे लोगों को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब जो लोग अच्छे जॉब पाने के चक्कर में अपना जॉब छोड़े और उस कारण अनएम्प्लॉयमेंट है, उस कारण वो अगर बेरोजगार है तो उसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो इसे अगर लिखे दैट इज
इट इज रिजल्ट ऑफ वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन within an economy, within an economy. मतलब क्या है? वर्कर चूजिंग टू लिव देयर जॉब इन सर्च ऑफ न्यू वन, मतलब नए जॉब के चक्कर में जॉब को छोड़ देना। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? न्यू वन, जो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वो जॉब कर रहे हैं, तो वो सब ज़्यादातर लोग छोड़ने की उनकी संभावनाएं होती। दैट इज़ अगर बात करते एडल्ट, है ना, एडल्ट लोग, दैट इज़ 18 से 24 वाले, ज़्यादातर जॉब को ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होते। ठीक है, ये जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, मतलब छोटे टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एनी प्रॉब्लम नहीं कि जॉब छोड़ा फिर वो जॉब कर लिए तो वो अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो गए, लेकिन जो टाइप था कौन सा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा आता है, बताइए, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर का मतलब है अगर स्ट्रक्चर में चेंज हुई इकॉनमी का तो क्या होगा? स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। स्ट्रक्चर का मतलब अगर टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, किस कारण? टेक्नोलॉजी चेंज होने का, तब उसे हम लोग स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब देखिए टेक्नोलॉजी, सपोज पहले क्या था? बैंकिंग सिस्टम, अब क्या है? एटीएम आ गया। तो एटीएम आने के कारण क्या हुआ? बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ? हमारा जॉब चला गया। पहले बहुत सारे लोगों को फैक्ट्री में ज़रूरत पड़ती थी, अब मशीनें आने के कारण क्या हुआ कि लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो, उस चीज़ को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण हो। समझ रहे कि नहीं? ये चीज़ और ये जो होता है वो शॉर्ट रन में नहीं, ये लॉन्ग रन, मतलब लंबे टाइम के लिए होता है अनएम्प्लॉयमेंट। समझ रहे कि नहीं? हाँ, अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता है तो आप लंबे टाइम के लिए बेरोजगार रहेंगे, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। एनी प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है दैट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। किसे कहते हैं? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इकॉनमी है तो इकॉनमी ये तो नहीं है कि फिक्स रहेगा हमेशा, अच्छा ही रहेगा, कभी अच्छा रहेगा कभी ख़राब रहेगा, हाँ या ना? हाँ। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब इकॉनमी हमारा क्या हो? ख़राब रहे। जब इकॉनमी हमारा किस चीज़ में ख़राब, दैट इज स्लो डाउन, रिसेशन रहे। तो अगर इकॉनमी हमारा क्या रहे? ख़राब रहे, स्लो डाउन में रहे, धीरे धीरे चल रही इकॉनमी, तो धीरे धीरे मतलब क्या? आउटपुट का डिमांड क्या होगा? कम होगा। तो कंपनी प्रोड्यूस क्या करेगी? कम करेगी। अगर कंपनी कम प्रोड्यूस करेगी तो बताइए अनएम्प्लॉयमेंट होगा या ना होगा? वो डिमांड फॉर लेबर क्या करेगी? कम करेगी। तो इस तरीके से बेरोजगारी आएगा। तो बेरोजगारी इस कारण आए, किस कारण? अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण आए बेरोजगारी, तो क्या कहते हैं? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? अगर इकोनॉमी में हमारा जंक लग जाए, समझ रहे, रस्ट लग जाए, तो इस कारण अगर आए तो उससे कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, उस कारण बेरोजगारी आए। तो गेटिंग जैसे मतलब जॉब से निकाल देना, कंपनी ने जॉब से निकाल दिया क्योंकि उसे घाटा हो रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन था, डिमांड नहीं था। यानी प्रॉब्लम नहीं। तो एक जो रिलेशन है वो क्या है कि साइक्लिक जो है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो स्ट्रक्चरल में चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चरल में चेंज हो सकता है। स्ट्रक्चरल कब? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब निकाल देना स्लो डाउन के कारण। स्लो डाउन हमेशा तो नहीं रहेगा, तो ये क्या है? शॉर्ट रन, छोटे टाइम के लिए होगा। समझ रहे हो कि नहीं? छोटे टाइम के लिए होगा क्या? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर इकॉनमी में लगातार जंक लगता रहे, ठीक है, रस्ट लगता रहे, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? रिसेशन। अगर मतलब 3-4 क्वार्टर अगर लगातार स्लो डाउन में रहे तो क्या आ गया? इकॉनमी के अंदर रिसेशन। मतलब 3-4 क्वार्टर मतलब 1 साल लगातार इकोनॉमिक स्लो डाउन, नीचे गिरता रहे ग्राफ, तो क्या होगा? रिसेशन। और रिसेशन का मतलब लगातार लेबर का डिमांड नहीं होगा, तो ये शॉर्ट रन जो था वो किस चीज़ में आएगा? लगातार डिमांड नहीं होगा तो लॉन्ग रन में आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब लंबे टाइम के लिए उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या स्ट्रक्चरल में चेंज हो सकता है कब? जब रिसेशन आ जाए इकोनॉमी में, लंबे टाइम के लिए स्लो डाउन हो जाए, तब वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एनी प्रॉब्लम
समझ में आया कि किसे कहते हैं हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, किसे कहते हैं जो न्यू वन जो जॉब के चक्कर में जॉब छोड़े, वैसे टाइप के। फिर स्ट्रक्चर का मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज, साइक्लिक का मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन, चेंजेस वगैरह सब होने के कारण, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के कारण वो अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तब कहें, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब लास्ट आता है दैट इज़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज किसे कहते हैं बताइए? इस चीज़ के बारे में तो हमारा लेक्चर बन चुका है, दैट इज़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि कोई भी इकॉनमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट सही है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। किसी भी इकॉनमी के लिए कितना हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सही है, उस चीज़ को कहेंगे नेचुरल रेट ऑफ, मतलब रियल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो ना ये चीज़? अब बात आता है ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज कब करेगा बताइए? तो ये नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बात किए थे वहाँ पर, 3 कारण चेंज करेगा, दैट इज़ डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण चेंज करेगा, है ना। फिर किस कारण? प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो चेंज करेगा। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? दैट इज़ मेल फीमेल, है ना। प्रोडक्टिविटी अगर चेंज कर जाए, और क्या? टेक्नोलॉजी वगैरह सब चेंज कर दे तो चेंज करेगा। समझ रहे हो? तो ये तीनों इफेक्ट करता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। समझ रहे? तो वो लेक्चर के अंदर तो बहुत सारा पॉइंट है जो इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारा था लेबर मार्केट, इतना छोटा सा, 3 टाइप में। पहला पूछेंगे बताइए अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, क्लासिकल क्या बोले लेबर मार्केट में, क्लासिकल का कैसा कर्व होता है बताइए, बता देंगे वर्टिकली। फिर पूछेंगे बताइए कि क्यों लगातार अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, क्योंकि पॉलिसी अच्छे नहीं लाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, पॉलिसी अच्छे नहीं लाए जा रहे हैं, इस कारण। और फिर बता सकते हैं पढ़ाई एजुकेशन ज़्यादा नहीं, स्किल कम है। उसके बाद पूरा 1960 से 2010 तक दे देना है। उसके बाद क्या? दैट इज़ थर्ड टाइप। बताइए क्लासिकल क्या होता है, बताइए स्ट्रक्चरल क्या होता है, फ्रिक्शनल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है। प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस तरीके से लेबर मार्केट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं हम लोग फिर और कभी। सो थैंक यू।